स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम थ्री डायमेंशंस का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मतलब x, y, z एक्सिस, ठीक है। तीन कंपोनेंट है। अभी तक हम कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एक्सिस पढ़ते थे, यहाँ पर आ गए थ्री डायमेंशंस। एक्स, वाई, जेड। थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ा था 3D ज्योमेट्री। तो तीन एक्सिस होते हैं एंड तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ओके। जो एक्स एक्सिस है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैट्रिसेस में याद है वो आई और जे का कंसेप्ट, उसी तरीके से अभी यहाँ पर किस तरीके से इंटर रिलेटेड है समझाता हूँ। वाई एक्सिस के लिए जे आता है और जेड एक्सिस के लिए के आता है। ये आई जे के क्या है ये भी अभी डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा, मैट्रिसेस में जैसे m और n होता था टोटल रोज कॉलम्स के लिए, और i और j होता था स्पेसिफिक रो और कॉलम के लिए। यहाँ पर x एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट होता है i से, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए j एंड z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए k। क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो जैसे मान लो x, y, z फॉर्म में है, तो जब हम इसकी लाइन बनाएंगे तो एक तरीके से ये आपका बन जाता है। ये क्या चीज़ है ये बताता हूँ अभी। इस तरीके से x i y j z k, मतलब कि x एक्सिस के साथ ये कंपोनेंट है, y एक्सिस के साथ ये, और z एक्सिस के साथ ये कंपोनेंट है। इनके ऊपर छोटी छोटी सी कैप्स आ जाती हैं प्रेजेंटेशन के लिए, एंड यहाँ पर आ जाता है एरो। चीज़ें क्या कहें धीरे धीरे रिलेट हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो आर का मतलब ये एक वेक्टर को डिनोट करने का तरीका, एक वेरिएबल है वेक्टर के लिए। एक वेक्टर में और लाइन में डिफरेंस क्या है? वैसे तो हम सेम बोल सकते हैं, बट एक वेक्टर कब बनता है? एक लाइन है हमारे पास, लाइन के बारे में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि लाइन की लेंथ कितनी है। लेंथ बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, बट जैसे ही उस लाइन के अंदर ऐड हो जाती है डायरेक्शन, कि वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐड होने के बाद वो पूरा कंसेप्ट बन जाता है वेक्टर का। मतलब अ वेक्टर इज अ लाइन दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब उसमें लेंथ भी है और डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। ए बी फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए ए बी और बी ए सेम बात, बट वेक्टर्स में क्योंकि डायरेक्शन का कंसेप्ट है, ए बी का मतलब तो हो गया ए से बी, और बी ए का मतलब हो गया बी से स्टार्ट होकर ए। तो ए बी, दिस एरो रिप्रेजेंट्स, इट इज़ अ वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी आ गई,
इज नॉट इक्वल्स टू बी ए वेक्टर। क्लियर? ये बात समझ में आई कि अगर सिर्फ हमारे पास लेंथ है, ये तो है लेंथ का कंसेप्ट, तो बराबर मैग्नीट्यूड इज सेम, बट ए बी वेक्टर की वजह से डायरेक्शन ऐसे जा रही थी राइट में, बी ए वेक्टर में डायरेक्शन लेफ्ट में जा रही थी। डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से वो वेक्टर सेम नहीं बनते। तो अ वेक्टर इज अ लाइन जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। ये रे वाला साइन है, हाँ रे वाला साइन है। इस चैप्टर में हम इसको वेक्टर का सिंबल बोलते हैं कि अगर ये रे वाला साइन अगर लगा है दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने बोला ए बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट इज ए, टर्मिनल पॉइंट इज बी। मतलब एक लाइन ऐसे ए से बी की तरफ जा रही होगी इस डायरेक्शन में। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी जो लेंथ है, उसको लिखने का तरीका, या तो मैं ए बी वेक्टर, ये तो है वेक्टर, इसको मॉड में डाल दूं, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे मॉड जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो एक तरीके से ये आपका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। वहां पर भी वो लेंथ बन जाती थी ना आर, जब हम आर को बोलते थे ग्रेटर देन जीरो, सेम वही वाली चीज। या अगर आपने इस लाइन सेगमेंट को कुछ नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जो भी दे रखा है, मतलब ए बी की जगह कुछ भी है, या नॉर्मल ए बी लिख दो तो भी बात बन जाएगी। ए बी इज ऑल्सो लेंथ, जब तक एरो नहीं लगा इट इज लेंथ। जो एरो है, मॉडुलस का मतलब एक तरीके से लेंथ, मैग्नीट्यूड बोला ना, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस का सिंबल आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर याद है, आर इज इक्वल्स टू मॉड जेड, वैसी ही वाली चीज। एरो लगते ही वो उसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है, इट बिकम्स वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। आपको हर जगह यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ मिलेगा, दैट्स वाई मैं मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। एंड जो ये चीज है मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। लेंथ है ना, हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर यहाँ तक? फॉर्मूला सेम। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड का फॉर्मूला याद है? सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो आपको काम आने वाला है ये फॉर्मूला। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये वाला जो चैप्टर है फिगर्स नहीं बनती। मैं कहीं पर अगर फिगर्स बनाऊं भी वो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है, अदरवाइज पेपर में फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आई डायरेक्शन रेशोज। अगर हमारे पास एक ए बी वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो here A, B, C are direction ratios। मतलब कि जो हमारे आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट वाली चीजें हैं, दोज आर द डायरेक्शन रेशियोज। दूसरा, डायरेक्शन एंगल्स बता देता हूँ पहले। वैसे एंगल्स कुछ काम का है नहीं, बट नेक्स्ट वर्ड समझाने से पहले एंगल्स समझा देता हूँ, एंगल्स क्या होते हैं। डायरेक्शन एंगल्स होते हैं angles made with positive direction with the respective axis। मतलब कि जो हमारा वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। और हम एक तरीके से जो हमारा x एक्सिस है, किससे डिनोट करते हैं उसको, I से। एंगल जो बनेगा, एंगल को नाम देते हैं एल्फा। y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय j, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय k। क्योंकि एंगल्स का कंसेप्ट इस वजह से आया क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है। तो ओरिजिन से क्या एंगल बनाते हुए वो कितनी दूर गया, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कंसेप्ट डालने की वजह से एंगल्स का कंसेप्ट आया कि डायरेक्शन पता चल सके कि किस डायरेक्शन में हमने उस लाइन को बनाया है। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से और यहाँ पर गामा से। ये अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, एंगल्स की पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो मर्जी हो, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एंगल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हम ट्रिगो में पढ़ते थे, इस तरीके से बनाते थे ना एंगल, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर हम एंगल ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर एक्स के साथ भी आएगा, -π to π मीन्स क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में -π से पाए, -π से पाए नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। -π है यहाँ पर, पाए है यहाँ पर, इस तरीके से ही तो जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज।
नंबर लाइन सोच के देखो। -180, फिर -90 आएगा, फिर 0 आएगा, मतलब इस तरीके से जा रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। काफ़ी नई चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी ही हैं, बाकी सब बस समझने के लिए। वर्ड है डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन, कॉस थीटा वाला कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइंस आर cosine values of the direction angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma। ये तीन जो हैं ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसका दूसरा नाम एल, इसका दूसरा नाम एम, इसका दूसरा नाम एन। चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस चीज़ें अलग हैं। काफ़ी लिमिटेड सा चैप्टर है कि एक बार आप चीज़ें पढ़ लोगे तो क्वेश्चन रिपीटेटिव से लगेंगे आपको। चीज़ें काफ़ी सारी हैं बट डिफरेंट वेरिएबल्स, हर चीज़ के अलग अलग नाम एंड काफ़ी सारे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस में एक फॉर्मूला होता है। ये एल एम एन क्या है, कैसे आए, मैं उस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पढ़ना हो तो मैं आपको टॉपिक बुक में दिखा देता हूँ। आप पढ़ सकते हो, किसी को अगर समझना हो पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, बट क्लास में मैं उतना ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा, अननेसेसरीली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बना हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये बताना इसमें एक्स वाई जेड क्या चीज़ है, एक्स वाई जेड क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन रेशियोज। कोऑर्डिनेट्स वर्ड नहीं बोलेंगे, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। मॉड ऑफ ए वेक्टर, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज़ से। एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियोज। अभी हमने पीछे देखा कि एक्स वाई जेड के साथ उसके क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, आर द डायरेक्शन रेशियोज। कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो बट हम जनरली उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। और मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज दिस। ठीक है, इस बात से सब एग्री कर रहे हैं। आरएचएस में मॉड क्यों नहीं लगाया। अभिनव,
एक्स वाई जेड वैल्यूज़ हैं, उसका रूट कर देंगे तो भी वैल्यूज़ आएंगी। मान के चल रहे हैं पॉजिटिव, इग्नोर कर देंगे नेगेटिव वैल्यूज़ को, तो मॉड लगाने का फ़ायदा क्या? हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, हम इग्नोर कर देंगे, मॉड्यूलस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। पीछे एज्यूम्ड है दैट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एल का एक और फॉर्मूला बन जाता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, m का फॉर्मूला y अपॉन मैग्नीट्यूड, और n का मतलब z अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये l वैसे भी x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन था, कॉस अल्फा, अल्फा था x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, मतलब ये चीज़ जो है l x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है, m y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है, n z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। l का मतलब x अपॉन मैग्नीट्यूड, m का मतलब y अपॉन मैग्नीट्यूड, n का मतलब z अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, मॉड्यूलस का फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला एंड ये। ऊपर लिख देता हूँ एक दो चीज़ें। ये जो रे जैसा सिंबल है, दिस मीन्स सिंबल ऑफ अ वेक्टर। इसके लगाते ही वेक्टर सिंबल बन जाएगा, डायरेक्शन चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, सिंबल यही बनेगा, ये सिंबल है। सर ये एल स्क्वायर वाला किस चीज़ का फॉर्मूला है, एक बार फिर से बता दें। एल स्क्वायर वो बस ये लगा लो कि डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला है। किस चीज़ का है ऐसा कुछ नहीं, वो कभी कभार क्या होता है कि वैल्यूज़ निकालने के लिए आता है कि एल और एम दिया है, एन की वैल्यू निकालो, उस चीज़ से आता है। वीडियो लैग हो रही है, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी ना, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लो। ये वाला जो सिंबल है कैप, इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मै मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। यूनिट का मतलब 1, यूनिट वेक्टर का सिंबल है। मतलब एक तरीके से अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो यहाँ पर हो गया एक्स आई कैप, मतलब कि एक्स के अंदर कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और आई से हो गया मल्टीप्लाई, मतलब कि आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, कि एक्स एक्सिस पर चलने वाला यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सिस पर चलने वाला यूनिट वेक्टर, मतलब कि मान लेते हैं वाई एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर यहाँ तक है 1 यूनिट। तो अगर मैं इसको y कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यूनिट वेक्टर यहाँ तक है, वो उसकी पूरी की पूरी लेंथ निकल आएगी, कितनी लंबी लेंथ है।
जो हमारे यूनिटरी मेथड होता है वो यही बोलता है ना कि वन कंपोनेंट निकालो और जिससे मल्टीप्लाई करना है कर लो। तो सेम चीज़ है कि जे कैप हमको बोलता है कि वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इतना है, और जो भी हम पीछे वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसको इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके आगे लेंथ बढ़ा देता है। आई जे के ऊपर हमेशा कैप आएगी, हमेशा। क्लियर? आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, किस किस तरीके के वेक्टर्स होते हैं। पहला, जीरो वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, और वेक्टर है तो ऊपर एक एरो का सिंबल। जीरो वेक्टर का मतलब where magnitude is 0 units। सेकंड, सेकंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया। whose magnitude is 1 unit। थर्ड, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल का मतलब, को इनिशियल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। इनिशियल पॉइंट इज सेम, सेम जगह से स्टार्ट होने वाला वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स with same initial point। किसी भी डायरेक्शन में जाएं, स्टार्ट सेम पॉइंट से होने चाहिए। फोर्थ, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब हुआ? टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन। इसके अंदर स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इररिस्पेक्टिव मतलब कि मैग्नीट्यूड लेंथ कितनी भी हो, छोटी बड़ी, डायरेक्शन कोई भी हो, बट पैरेलल होने चाहिए। अब पैरेलल करते कैसे हैं वो आगे देखेंगे। वैसे अगर आपको याद हो कुछ कंसेप्ट,
लीनियर इक्वेशंस वगैरह का दो लाइंस को पैरेलल कब बनाते थे? कौन कौन सी कंडीशंस पर दो लाइंस पैरेलल बन जाती थी? बताओ, कौन कौन सी कंडीशन पर दो लाइन को हम पैरेलल बोलते थे? स्लोप सेम, ठीक है। स्लो सॉल्यूशन जब इक्वल होते थे शायद, सॉल्यूशंस जब इक्वल होते थे तब तो वो लाइन ही सेम बन गई प्रेम। स्लोप सेम, ठीक है। कुछ और? 10th क्लास के कंसेप्ट पर लीनियर इक्वेशंस वाली चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, दो लाइंस को हम पैरेलल कब बोलते थे? 10th में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। कंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट लाइंस, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल की कंडीशन होती थी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। याद है? रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट जब उसके बराबर आ जाते थे। x1/x2 इज इक्वल्स टू y1/y2। ठीक है, सेम वही वाली चीज़ है, अभी आगे देखेंगे। इक्वल वेक्टर्स का मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। 6, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब सिंपल, बस उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, बाकी पूरा सेम है। whose magnitude is same but डायरेक्शन इज, ध्यान रखना डिफरेंट नहीं है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। पूरी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसको लिखने का तरीका, जैसे ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का एक ही जगह ऐसे लेते हैं। ए बी वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑपोजिट करी तो बी ए वेक्टर, पीछे एक माइनस और लगा दो तो इक्वल बन जाए। अगर माइनस ना लगाओ तो बराबर नहीं है, बट डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से हमने एक माइनस का सिंबल लगा दिया। फिफ्थ वाला था इक्वल वेक्टर। इक्वल, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? ठीक।
जीरो यूनिट कोइनिशियल कोलिनियर इक्वल और लास्ट में नेगेटिव, ये थे वेक्टर्स। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो वेक्टर बनाने का तरीका, वेक्टर यूजिंग टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि जैसे मैंने ए बी वेक्टर बोला, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 है और बी के कोऑर्डिनेट्स सॉरी x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, देन ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल माइनस इनिशियल। इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर में बताता हूँ किस तरीके से आया, बट ये बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले बी आएगा पहले ए आएगा? टर्मिनल इनिशियल में क्या डिफरेंस है वो तो पता है सबको? टर्मिनल वर्ड का मतलब, टर्मिनल का मतलब जहाँ एंड हो रहा है, इनिशियल का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल ए पे स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स फिर ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। ठीक है, इसका लॉजिक अभी बताता हूँ। ये था पहली चीज। दूसरा, पोजीशन वेक्टर। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कोऑर्डिनेट से ही वेक्टर बना दिया था कि अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1, यहाँ से बनने वाले वेक्टर का नाम हो गया ए वेक्टर, छोटा ए, वो बन गया एक्स आई वाई जे जेड के। ये कैसे हो गया? क्योंकि पोजीशन वेक्टर बोलता है वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विद इनिशियल कोऑर्डिनेट एज ओरिजिन। ओरिजिन को इनिशियल मान के हम उसको पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। मतलब ये जो है ये बना ओ ए वेक्टर। नहीं अनीता, याद नहीं करना, बट जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है। तान्या, जब एक पॉइंट से हम वेक्टर बनाते हैं हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब कि मैंने जो इनिशियल पॉइंट था, मेरा इनिशियल पॉइंट था, उसको ओरिजिन मान लिया। 3D ज्योमेट्री की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 2D ज्योमेट्री में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। ओ ए वेक्टर जो है उसमें हमने जो नॉर्मल हमारा ए से बनने वाला था उसको मान लिया कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जो आई कैप्स है वहाँ पर कोई वैल्यू आएगी नहीं, आई जे के जस्ट रिप्रेजेंट कि ये वैल्यू जो है ये एक्स की वैल्यू है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाली, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ।
आपको देखो एक बार ये बुक की फिगर देखो, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है। अब 3D फिगर में अगर मैं एक्स वाई जेड बोलूँ तो एक्स एक्सिस पर कुछ लेंथ है, वाई एक्सिस पर कुछ लेंथ है और जेड एक्सिस पर कुछ लेंथ है। अब किसी तरीके से तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये एक्स वाई जेड हवा में किधर की तरफ होगा। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, जेड के साथ क्या एंगल बनाया, उस तरीके से ये इस तरीके की लाइन बनी। अब इस लाइन को बनाने के लिए ये सारा कंसेप्ट आया कि x के साथ बनने वाली क्या चीज़ है, y के साथ क्या है, मतलब x के साथ ये लेंथ और क्या डायरेक्शन है, y के साथ ये लेंथ और क्या डायरेक्शन है, z के साथ इतनी लेंथ है और ये डायरेक्शन है। तो वो जो z के साथ वाला कंपोनेंट है, डायरेक्शन कितनी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय k। ये वाली चीज़ मतलब पोजीशन वेक्टर आप समझ सकते हो कि अ, इस तरीके की फिगर में अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है ए नाम का, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ओरिजिन से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये जो है ये बन गया ए वेक्टर। क्लियर? ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से ओ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को रेफर करता है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा साइंस में, डिस्प्लेसमेंट नाम का। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता था, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रूट, कि रास्ता क्या आपने फॉलो करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूट आपने क्या रास्ता अप्लाई किया, डजेंट मैटर। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, हाँ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो एक तरीके से, कि मेरे पास ये इनिशियल पॉइंट है मेरा, इनिशियल पॉइंट, ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है। तो ये निकालना है इनिशियल से टर्मिनल पहुंचने का डिस्टेंस। अब आप चाहे यहाँ से जाके यहाँ पर गए हो,
चाहे आप ऐसे गए फिर यहाँ गए और फिर यहाँ गए, मतलब पहले यहाँ हमें निकालना है ये। आप यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, आप पहले यहाँ जाओ फिर इस लोकेशन पर जाओ फिर इस लोकेशन पर जाओ, आपकी मर्जी। वेक्टर बोलता है हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर ये है ए वेक्टर, इसने भी कुछ, ये भी 2 पॉइंट्स हैं, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर, इसको बोल देते हैं सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। वेक्टर्स बोलता है कि हमें नहीं मतलब आप कितना घूम फिर के गए, हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ से चले और एंड पॉइंट कहाँ पर रुके। मतलब कि हमारा ए वेक्टर किसके बराबर हुआ, अगर मैं इसके थ्रू देखूं तो पहले मैं यहाँ तक गया मतलब बी वेक्टर, और फिर मैं यहाँ पर गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर मैं दूसरा रूट देखूं डी फिर ई फिर एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, दोनों चीज़ें ठीक हैं, बट इनके ऊपर से एरोज हटते ही जैसे ही ये वेक्टर से आप इनको लाइन बना दोगे मतलब वो लेंथ हो जाएगी। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है यहाँ पर, ए नॉट इक्वल्स टू बी प्लस सी। जब तक वेक्टर्स लगे हुए हैं तब तक तो वो वेक्टर एडिशन लॉ में जा रहा है, बट जैसे ही आपने ऊपर से वेक्टर्स का सिंबल हटाया मतलब ये बन गई लेंथ, ए की लेंथ बराबर तो नहीं होगी बी और सी की लेंथ के। इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? वेक्टर्स के अंदर हम इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट देखते हैं तो दिस थिंग अप्लाइज, बट वेक्टर का सिंबल हटते ही डायरेक्शन खत्म हो गई, ये चीज़ अप्लाई हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन खत्म होते ही जैसे ही सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करा जाएगा, मैग्नीट्यूड में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। सब बता दो एक बारी, किसी को भी कुछ डाउट हो। दिस थिंग अप्लाइज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर्स बेसिकली है क्या? वेक्टर्स अभिनव एक तरीके से एक लाइन, और जब हम उस लाइन को डायरेक्शन दे देते हैं कि वो लाइन किस डायरेक्शन में गई तो वो वेक्टर बन जाती है। मतलब मानो अगर आपको आपके घर से मार्केट जाना है और आपको डायरेक्शन दे दी जाए कि आपको 30 डिग्री नॉर्थ जाके फिर 40 डिग्री ईस्ट जाना है, डायरेक्शन दे दिया कि पहले इस डायरेक्शन में जाना है फिर इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब वो चीज़ वेक्टर बन गई। क्लियर? ठीक। अब ऊपर वाली चीज़ पर आते हैं, जो मैंने आपको ये बोला कि टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये था ए बी वेक्टर। ए अपने आप में पॉइंट, बी अपने आप में पॉइंट है, मतलब कि अगर ये ग्राफ बनाया जाए, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, और इसको बना देते हैं ए, इसको बना देते हैं बी। हमें निकालना है ए बी वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन निकालने के लिए
मैंने इसको ओरिजिन से टच करवाया, ये ओ ए बना पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही ओ बी भी बना एक पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। ओ ए का मतलब ये डायरेक्शन है, ओ बी का मतलब ये डायरेक्शन, और ये है ए बी वेक्टर। अब ये बताओ यहाँ पर क्या बनेगा वेक्टर्स की फॉर्म में, किस तरीके से मैं वो एडिशन वाली चीज़ अप्लाई करूँ। नहीं, नहीं समझ में आया। ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आयुष, आपने बोला ए बी वेक्टर बराबर होगा ए प्लस बी के, ए प्लस बी। देखो ए वेक्टर जो है वो इस तरीके से गया, बी वेक्टर इस तरीके से गया। यहाँ इनिशियल पॉइंट तो सेम आ गया और टर्मिनल पॉइंट्स अलग अलग, इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा क्या, माइनस ही बोल सकते हो। अभी फिलहाल अगर मैं देखूं, मैंने ओ से चलना स्टार्ट करा, ए पर गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, मतलब इन दोनों को ऐड करके मुझे ये मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बी वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट ये, टर्मिनल पॉइंट ये। मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। इस बात से सब एग्री करते हैं या नहीं। तान्या, ट्रायंगल लॉ जो अभी हमने नीचे पढ़ा, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मतलब ये डायरेक्शन। बाकी स्टूडेंट्स और कौन कौन है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, तो मुझे ए बी वेक्टर निकालना था, देयरफॉर ए बी वेक्टर का मतलब ये ए उधर चला जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल। यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया। लॉजिक क्लियर। स्मॉल बी क्यों लिखा है, जनरली कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल से डिनोट कर देते हैं और वेक्टर्स को स्मॉल लेटर से। यहाँ पर मैंने पूरा ए बी कोऑर्डिनेट्स थे तो पूरे पे वेक्टर लगा दिया, इस वजह से लिख दिया। बट यहाँ मैं ओ ए वेक्टर लिखूँ, ए वेक्टर लिखूँ, एक ही बात है। मतलब देखो कोऑर्डिनेट फॉर्म में चलूँगा तो इस तरीके से लिख दिया, बट इसको कुछ नाम दे दिया तो स्मॉल में दे दिया, बस लिखने का तरीका। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों में क्या बचा हमारे पास, एक सेक्शन फार्मूला है वो तो बाद में करेंगे। ठीक है,
कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि एक वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के स्केलर कंपोनेंट बताओ और वेक्टर कंपोनेंट बताओ। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट्स, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड्स, लेंथ। जनरली स्केलर कंपोनेंट को हम लैम्डा से भी डिनोट कर देते हैं। ध्यान रखना इस चैप्टर में स्केलर, वैसे तो स्केलर का मतलब कांस्टेंट ही होता है, लैम्डा से डिनोट करेंगे कहीं भी करेंगे तो। हम दूसरे चैप्टर्स में के से डिनोट करते थे कांस्टेंट्स को, बट के ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जेड एक्सिस के लिए, तो हम लेमडा से यूज़ करते हैं अगर आपको कभी भी कुछ लेट करना हो या किसी कांस्टेंट को शो करना हो तो इस वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक्स, वाई, जेड। इस वेक्टर के अंदर वेक्टर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? x के साथ जब तक i नहीं लगेगा वो स्केलर है, बट x के साथ i लगते ही वो बन गया एक वेक्टर। उसमें आ गई डायरेक्शन कि x एक्सिस के साथ इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर वो मूव कर रहा है। y, j, z, k। एक वेक्टर के अंदर, अभिनव, एक वेक्टर के अंदर कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? एक्स, वाई और जेड कांस्टेंट पार्ट्स हैं। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड है? एक्स आई के अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, कि एक वेक्टर गिवन है, बताओ स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, एक नंबर का। तो बस ये आई जे के का डिफरेंस है दोनों में। क्लियर यहाँ तक? नाउ इसके बाद टॉपिक को क्या नाम दूं मैं, प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। अलग अलग तरीके की चीज़ें कि कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ हमारी नॉर्मल मैथ से रिलेटेड हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो कि क्या चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। पहली चीज़, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इस चीज़ को कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना चाहता हूँ तो उसका मतलब रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। x1 प्लस x2 i, y1 प्लस y2 j, z1 प्लस z2 k। ठीक है, x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ, z z के साथ। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही चीज़ होगी, तो माइनस भी लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस या माइनस कोई भी चीज़ हो। दो वेक्टर्स को अगर मैं इक्वल बोलता हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बराबर हैं, उसका क्या मतलब है? रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। x1 बराबर x2 के, y1 बराबर y2 के, z1 बराबर z2 के। किसी भी पॉइंट में डाउट आए बीच में पूछ लेना।
स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, अगर मेरा एक वेक्टर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे एक नॉर्मल ब्रैकेट को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसके अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली लैम्डा टाइम्स अगर मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखता हूँ, तो इसको लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जेड के लिख सकते हैं। उसके बाद सेम कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर मल्टीप्लाई करा है तो कॉमन भी चीज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ठीक है। फिफ्थ, हमने पीछे एक टाइप पढ़ा कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है कि एक वेक्टर प्रोपोर्शनेट है दूसरे वेक्टर से, प्रोपोर्शनेटली छोटा है या प्रोपोर्शनेटली बड़ा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ का मतलब समझ में आता है। दूसरी तरीके से लिख के दिखा देता हूँ। एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के बराबर लैम्डा टाइम्स एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, या फिर एक्स वन बराबर लैम्डा टाइम्स एक्स टू, वाई वन बराबर लैम्डा टाइम्स वाई टू, जेड वन बराबर लैम्डा टाइम्स जेड टू, या फिर एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल्स टू लैम्डा, वाई वन अपॉन वाई टू, जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल्स टू लैम्डा। सारी चीज़ों का मतलब सेम है। तो अगर आपको कोलिनियर शो करने के लिए आए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिनियर है या नहीं शो करो, इनमें से कुछ भी शो कर सकते हैं कि पूरा वेक्टर किसी चीज़ के कॉमन निकल रहा है, या रिस्पेक्टिव उसके कोऑर्डिनेट्स की रेशो सेम आ रही है। ठीक है। और दूसरी चीज़, मेरे को एक वर्ड दिखा यहाँ पर, सम ऑफ वेक्टर्स बोला हो या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोला हो, सेम बात। और इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन भी है, तो वहाँ पर देखेंगे आपको ये वाली बात याद रहती है या नहीं। सम ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स सेम बात है। थर्ड वाले में लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। प्रेम, एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लेट करते हो तो वो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहता है। जो मैंने सेकंड पॉइंट भी लिखा है, इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि एक पार्ट मैच हो गया और बाकी दोनों रह गए। ये लिखने का मतलब कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर इक्वल वेक्टर्स के लिए लिखा है कि x1 और x2 बराबर y1 y2 बराबर z1 z2 बराबर, तीनों इक्वल होंगे तभी वो इक्वल वेक्टर्स बनेंगे। यहाँ पर भी
प्रपोर्शन सेम होगा या रेशो सेम आ रही होंगी तभी आप उसको कोलिनियर बोलोगे। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड होमवर्क लिख रहा हूँ उससे पहले मैं आप लोगों के लिए। होमवर्क, रिवाइज एंड लर्न ऑल कंसेप्ट्स। जो भी हमने लिखा अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज तक का कंटेंट सारा करवा दिया। एक टॉपिक छोड़ा है बस, सेक्शन फार्मूला, उसमें सिर्फ मैं फार्मूला बताने वाला हूँ आपको। तो वो तो बस फार्मूला अप्लाई होके आंसर निकलने लगेंगे। अदरवाइज मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज तक का सारा कंटेंट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब मत पूछना ये क्या हुआ वो क्या हुआ। जो डाउट्स हैं अपने निकाल के लाना डाउट्स। प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, 10.1। बहुत सिंपल सी है, वन वर्ड के सारी चीज़ें हैं बस। नया चैप्टर है, क्लासेस मिस मत करना एंड पढ़ के आना। आज के नोट्स मैं घर जाते ही आपको सेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि कल परसों भेजो। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। प्रेम, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जब आप देखोगे ना, तो जो स्टार्टिंग की हमने थ्योरी नहीं करी, यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर, उस पर बेस्ड दिखा देता हूँ आपको एक बार क्वेश्चन है क्या। घबराओ मत, मुश्किल चीज़ें नहीं दूंगा आपको करने के लिए। आपको सॉल्व करने वाला काम ही नहीं दे रहा प्रेम। फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना, ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट शो करने वाला वो करवा दूंगा। आपको बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है और किसके अंदर डायरेक्शन भी है। जैसे 10 kg सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेट के अंदर कभी भी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बोलूँगा कि आप आंसर्स देख के इसको लर्न ही कर लो, क्योंकि ये वाली चीज़ें जैसे मीटर्स और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, कुछ कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट दिख रही हैं, डायरेक्शन है, बट कॉलम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉट, इन सब चीज़ों के अंदर डायरेक्शन है या नहीं, साइंस वाले तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट आप ये चार पांच चीज़ें याद कर लो तो अच्छा रहेगा, किस में डायरेक्शन है किस में नहीं। यहाँ पर भी सेम स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बताने हैं। टाइम पीरियड, डिस्टेंस, वर्क डन, वेलोसिटी। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी कि और भी कोई आपको यूनिट दे दी जाए कि फाइंड आउट करो स्केलर वेक्टर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभिनव अगर आपको फॉर्मूला याद हो एक्सिलरेशन का होता था तो उसमें आ जाती है। प्रीम, ये सारी की सारी साइंटिफिक यूनिट्स हैं। एक्सिलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी याद है, वहाँ पर होता था। कॉलम हमने 9th-10th में नहीं पढ़ा था जितना मुझे याद है। तो 11th-12th वाले जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा रिलेटेड चैप्टर है वेक्टर थ्री, तो वो लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। एंड ये सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये टर्म्स काम में आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। वन वर्ड बनेगा, बनेगा भी तो कि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है या फिर डायरेक्शन भी है, अदरवाइज आगे कुछ काम नहीं है। इसलिए लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। अब आपको बताना है कि ये एक स्क्वायर है और बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से हैं को इनिशियल, कौन कौन से को इनिशियल। को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले।
ध्यान से आप देखो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेम ए और डी। ये डी इस डायरेक्शन में गया, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बी ऐसे नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और सी इस डायरेक्शन, सी लेफ्टवर्ड में जा रहा है। तो ए और डी एक तरीके से आपका को इनिशियल बन गया, ए वेक्टर बी वेक्टर आर को इनिशियल। इसी तरीके से इक्वल और कोलिनियर ढूंढना है। आंसर ट्रू और फॉल्स बता। ए और माइनस ए को कोलिनियर बोल सकते हैं? अच्छा ए और डी, सॉरी ए और डी। बी और सी, प्रेम, यहाँ पर मैं बुक सही से फोल्ड नहीं कर पा रहा, बट आप अगर देखोगे तो कोई इनिशियल नहीं है वो। बी यहाँ से स्टार्ट हुआ, सी यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिफ्थ में ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वाला ए और माइनस ए कोलिनियर होगा नहीं होगा? माइनस ए का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो ये तो ट्रू होगा। कोलिनियर वर्ड का मतलब सिर्फ पैरेलल से होता है। तो और वैसे भी देखो तो -1 का प्रोपोर्शन है इन दोनों के अंदर। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं। कोलिनियर वर्ड के मतलब में मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, पैरेलल होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स करना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आपको अपने आप करके लानी है, ठीक है? इसमें सॉल्विंग पार्ट कुछ भी नहीं। और अगर आपको बुक से थोड़ा बहुत पढ़ने का मन हो तो ये टॉपिक पढ़ लेना, पेज नंबर 426 पे है डायरेक्शन कोसाइंस का। फिगर देख के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी बस। छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही।